राजनीतिक दलों के बारे में देख रहे थे अपन। तो राजनीतिक दल 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 हाँ, क्षेत्रीय दलों के बारे में कल जाना था। ये क्षेत्रीय दल कौन कौन से होते हैं उसके बारे में मैप भी दिया हुआ था, ये हमने लास्ट में देखा था। अभी दिल्ली के बाद पंजाब में भी आम आदमी पार्टी दिख रही है। आम आदमी पार्टी नेशनल पार्टी बन जाएगी बहुत जल्दी। अगर ये लोग कुमार विश्वास को अगर एमपी का देते ना, एमपी का प्रभार देते तो एमपी में भी आम आदमी पार्टी जो है वो आ चुकी होती। अभी सत्ता में तो नहीं आ पाती, एकदम से नहीं बदल सकती पार्टियां, एकदम से गांव तक नहीं पहुंच सकती, लेकिन फिर भी अच्छी खासी सीटें जीत सकती थी। हाँ बोलो, कौन है? माइक खोल के फिर बंद ना किया करो, अलग ही समझ में जाता है कि कोई कछु बोलना चाह रहा हो तो बस बोल नहीं पाओ। राजनीतिक दलों के लिए चुनौतियां, क्या परेशानी आती हैं राजनीतिक दलों को? हमने देखा है लोकतंत्र में कामकाज के लिए राजनीतिक पार्टियां कितनी महत्वपूर्ण है, किंतु दल ही लोकतंत्र का सबसे अच्छा प्रकट रूप है। इसलिए यह स्वाभाविक है कि लोकतंत्र के कामकाज की गड़बड़ियों के लिए लोग राजनीतिक दलों को ही दोषी ठहराए। हम्म मेनली जो है हमारा लोकतंत्र राजनीतिक पार्टियों की वजह से चल रहा है, वही प्रत्यक्ष रूप है, उन्हीं की सरकार चल रही होती है, तो जो भी परेशानी जाती है लोकतंत्र में राजनीतिक पार्टियों के उनको दोषी ठहरा देते हैं। पूरी दुनिया में लोग इस बात से नाराज रहते हैं कि राजनीतिक दल अपना काम ठीक ढंग से नहीं करते। हमारे लोकतंत्र के साथ भी यही बात लागू होती है। आम जनता की नाराजगी और आलोचना राजनीतिक दलों के कामकाज के चार पहलुओं पर ही केंद्रित रहती है। लोकसभा का प्रभावी उपकरण बने बने रहने के लिए राजनीतिक दलों को इन चुनौतियों का सामना करना चाहिए और इन पर जीत हासिल करनी चाहिए। पहली चुनौती है पार्टी के भीतर आंतरिक लोकतंत्र का ना होना। सारी दुनिया में यह प्रवृत्ति बन गई है। पहली चुनौती है पार्टी के भीतर आंतरिक लोकतंत्र का ना होना। आंतरिक लोकतंत्र का ना होना मतलब पार्टी में प्रमुख कौन होगा, वो कौन डिसाइड करेगा। उसके लिए एक संविधान होना चाहिए पार्टी का, जिसके तहत लोकतांत्रिक व्यवस्था होना चाहिए, जिस जो कि फ्रीली जो है वो अपना अध्यक्ष चूज कर सके, किसी का फोर्स नहीं होना चाहिए उसमें। जैसे उदाहरण के लिए कुछ हद तक फोर्स तो अभी बीजेपी में भी है। आप कांग्रेस का उदाहरण बहुत अच्छे से ले सकते हो। कांग्रेस जो है वो सोनिया गांधी को भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए हुए हैं, उसके पहले राहुल गांधी जी बने हुए थे, लेकिन वो चुनाव हारे जैसे ही उसके बाद से उन्होंने अपना पद त्याग कर दिया और फिर बाद में नहीं बनने के लिए बोलने लगे दूसरा बनाओ बिल्कुल। लेकिन पार्टी जो है वो राजी नहीं हुई, कुछ अड़ियल लोग अपने मार्ग पर अड़े रहे और सोनिया गांधी ही उधर की कांग्रेस की पार्टी प्रेसिडेंट यानी कि अध्यक्ष बनी रही। यहाँ बीजेपी में इसके पहले जो थे अमित शाह जी मुख्य वो थे पार्टी अध्यक्ष, और उसके बाद जो है जेपी नड्डा जी को बनाया गया, लेकिन पूरी तरह से कमान नहीं दी गई है। लोगों को दिखाने के लिए जेपी नड्डा जी के पास पूरी कमान है, लेकिन सच्चाई ये है कि अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी का बहुत धाक धाक जमी हुई है बीजेपी में अभी इस टाइम। बहुत ज्यादा रुतबा जमा हुआ है उनका। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, लोकतंत्र होना चाहिए। पार्टी में यदि कोई विरोध करता है पार्टी का, पार्टी के अंदर ही पार्टी का विरोध हो जाता है, तो उसको जो है वो बहुत बुरी तरह से ट्रीट किया जाता है। उदाहरण के लिए आप ले सकते हो जैसे नवजोत सिंह सिद्धू, पहले बीजेपी में थे। मोदी जी के बहुत समर्थक रहे हैं, बहुत तारीफ करी उन्होंने मोदी जी की, लेकिन उसके बाद उनको सपोर्ट नहीं मिला, उन्होंने विरोध शुरू किया और एकदम से फिर पार्टी ने उनसे किनारा कर लिया और फिर उसके बाद वो कांग्रेस में चले गए। तो लोकतंत्र का होना बहुत जरूरी है। कोई विरोध कर रहा है अगर पार्टी के अंदर ही, तो उसको विरोध को सही तरीके से सॉल्व आउट करना चाहिए, है ना। लोकतंत्र होना जरूरी है पार्टी के अंदर। लोकतंत्र क्या होता है, सभी को सभी की भावनाएं स्वतंत्रता पूर्वक व्यक्त करने की अभिव्यक्ति होना चाहिए, उनके कुछ अधिकार होना चाहिए। अगर कोई मिसयूज करता है उन अधिकारों का, तो उनको ड्राइंग की कला यहाँ दिखा रहे हो, अब करके दिखाओ ड्राइंग। सबसे पहला है पार्टी के अंदर लोकतंत्र होना चाहिए, सीधी सी बात। सारी दुनिया में यह प्रवृत्ति बन गई है कि सारी ताकत एक या कुछ एक नेताओं के हाथ में सिमट जाती है। पार्टी के पास ना सदस्यों की खुली सूची होती है, ना नियमित रूप से सांगठनिक बैठकें होती है। इनके आंतरिक चुनाव भी नहीं होते हैं। कार्यकर्ताओं से वे सूचनाओं का साझा भी नहीं करते। सामान्य कार्यकर्ता अनजान ही रहता है कि पार्टी के अंदर चल क्या रहा है।
उसके पास ना तो नेताओं से जुड़कर फैसलों को प्रभावित करने की ताकत होती है, ना ही कोई और माध्यम। परिणाम स्वरूप पार्टी के नाम पर सारे फैसले लेने का अधिकार उस पार्टी के नेता हथिया लेते हैं, क्योंकि कुछ एक नेताओं के पास ही असली ताकत होती है, इसलिए जो उनसे असहमत होते हैं उनका पार्टी में टिके रह पाना जाहिर सी बात है। एक अधिकार हो जाता है, एक बंदा चला रहा होता है पार्टी। तो यहाँ पर एक फोटो बनी हुई है मेन बंदे की, वो जो है उसकी कठपुतली बने हुए हैं सब नेता। बीजेपी में अभी यही हो रहा है। माननीय से प्रधानमंत्री बोला जाता है ऐसा, माननीय से प्रधानमंत्री जी और अमित शाह ने जो है वो बाकी नेताओं को एक अपना कठपुतली जैसा बना के रखा है, और किसी की नहीं चल पाती है पार्टी में, इन लोगों की ही चल रही होती है। सेम केस कांग्रेस भी वैसी है, सोनिया गांधी की ही चल रही होती, गांधी परिवार की ही चल रही होती है, ये बोलना ज्यादा अच्छा रहेगा। हालांकि दोनों ही पार्टियां कई आगे बढ़ चुकी हैं, बहुत आगे बढ़ चुकी हैं, और इनके इंटरनल चुनाव जो है वो थोड़े से स्वतंत्रता पूर्वक होने लगे हैं। आप देखेंगे बीजेपी में जो है वो क्षेत्र वाइज नेता चूज कर लिए जाते हैं। फलाना व्यक्ति जो है संयुक्त मोर्चे का अध्यक्ष है इस वार्ड का, वार्ड वाइज जो है वो नेता घोषित कर दिए जाते हैं, गठन किया जाता है, बाकायदा उनकी बैठक भी होती है, विधायक पार्षद शामिल भी होते हैं। बीजेपी में ये हो रहा है, कांग्रेस में मैंने अभी तक नहीं होते हुए देखा हुआ है। या इसका रीजन ये भी हो सकता है कि कांग्रेस बहुत हद तक हमारे एरिया में सत्ता से बाहर हो रही है अब। इसलिए जो है वो विधायक लेवल पे तो बहुत हो गए साल, पार्षद लेवल पे तो अभी भी चेंज होते रहते हैं, आते रहते हैं। बर्लुस्कोनी इटली के प्रधानमंत्री थे, वह इटली के बड़े व्यवसायियों में से एक हैं। वह 1993 में गठित फूर्जा इटालिया के नेता हैं। उनकी कंपनी कई टीवी चैनल, सबसे महत्वपूर्ण प्रकाश गृह है, एक फुटबॉल क्लब और बैंक की मालिक है। यह कार्टून पिछले चुनाव समय का है। तो एक बंदे का ही सब कुछ चल रहा था, नेता भी बन गया वही, उसके पास ही टेलीविजन भी है, फुटबॉल टीम भी है, तो उसके पास पैसे की कोई कमी नहीं है, बैंक का मालिक भी है, और तो और उसके पास खूब पैसा है। तो उसके कारण से दल महिलाओं को पर्याप्त टिकट क्यों नहीं देते? क्या इसका कारण आंतरिक लोकतंत्र की कमी है? दल महिलाओं को टिकट क्यों नहीं देते? पूरा पुरुष समाज ही ये समझता है कि महिलाओं को परेशानी होगी, महिलाएं डिसीजन लेने में पीछे रहती है, अलग तरीके से डिसीजन लेती हैं, इसके कारण से उनको आगे नहीं करने देते। तो पहली कमी क्या हो गई, पहली चुनौती क्या हो गई राजनेताओं के सामने, राजनीतिक दलों के सामने? आंतरिक लोकतंत्र का ना होना। एक ही नेता जो है वो सब कुछ करने लगता है। आंतरिक लोकतंत्र होगा तो बाकायदा पार्टी की बाकायदा समय समय पर सभाएं होना चाहिए, मीटिंग होना चाहिए जिसको हम बोलते हैं, जिसमें पार्टी की बातें बताई जाए, ताकि दूसरे नेताओं को भी मौका मिले आगे आने का। दूसरी चुनौती पहली चुनौती से ही जुड़ी हुई है, यह है वंशवाद की चुनौती। वंशवाद क्या होता है? वंशवाद को इंग्लिश में बोलते हैं नेपोटिज्म। नेपोटिज्म में नेता का बेटा ही नेता बनता है ना। जैसे राजतंत्र था ना, राजा का बेटा राजा, उसको भी नेपोटिज्म बोलते थे। वैसे ही पार्टी में भी क्या होता है, ये राजनीतिक जो लोग होते हैं वो अपने बेटों को आगे बढ़ाते हैं या अपने बच्चों को आगे बढ़ाते हैं। बहुत सारे उदाहरण हैं। कुछ बोलना है क्या? नहीं, माइक जब मैं खोला तो बहुत सारे उदाहरण हैं। उदाहरण सबसे अच्छा और सबसे प्रत्यक्ष उदाहरण है सोनिया गांधी का राहुल गांधी के प्रति प्रेम। सोनिया गांधी जो है वो राहुल गांधी को ही आगे बढ़ा रही हैं। वो चाहे तो भी पार्टी कार्यकर्ता उनको और किसी को आगे बढ़ने नहीं देते हैं। बाकी कुछ वैसे पहले ही बताया मैंने, कांग्रेस में जो है वो फूट हो रही है अब इसके इसके कारण से। केवल कांग्रेस तक ही सीमित नहीं है ये बात। आप यदि आप बीजेपी में जाएंगे तो माननीय राजनाथ सिंह जी अपने बेटे के लिए टिकट के लिए बहुत बार उनकी खबरें आ चुकी हैं, बहुत बार संघ से जो है वो नाराज हो चुके हैं, मतलब पार्टी से बहुत बार नाराज हो चुके हैं टिकट के लिए। बीजेपी में ही एक सदस्य हैं गांधी परिवार से, मेनका गांधी के पुत्र वरुण गांधी, तो वो भी जो है नेपोटिज्म का एक उदाहरण है, जो कि उनके पिता, मतलब अब ऐसा भी नहीं है, इसमें दोनों बातें हैं। अब जरूरी नहीं है राहुल गांधी या वरुण गांधी दोनों भाई भाई हैं, है ना, कजन ब्रदर, चाचा बाबा की लड़की, एक कांग्रेस में एक बीजेपी में है। अजीब बात है, सोनिया गांधी कांग्रेस में, मेनका गांधी बीजेपी में है। तो ऐसा नहीं, अब कई बार ऐसा भी होता है कि हम नेपोटिज्म को गलत तरीके से ले लेते हैं। अगर राजनेता का बेटा सच में अच्छा राजनेता है तो चलने देना चाहिए उसको, अगर उसमें काबिलियत है तो जनता खुद ही नकार देगी ना। अगर काबिलियत नहीं है तो लोकतंत्र में वोट से खुद ही हार जाएगा ना वो। एक बहुत अच्छा उदाहरण है हमारे क्षेत्र के विधायक विश्वास सारंग जी के पिताजी, जो कैलाश सारंग थे। मैं ऐसे नहीं कर रहा हूँ कि तारीफ कर रहा हूँ उनकी या फिर उनके
मैं एक तरह से चमचागिरी कर रहा हूँ, लेकिन नहीं। वाकई में पिछले विधायकों की तुलना में, जितने भी मैंने अपनी लाइफ में जितने विधायक देखे हैं, पिछले विधायकों से तुलना करें अभी के माननीय विधायक की, तो वाकई में काम करवाते हैं। अब बुराइयां हर किसी में होती है, क्यों नहीं होती? अगर बुराइयां नहीं होंगी तो भगवान हो जाएगा व्यक्ति। बुराइयां हर किसी में भी है, पीएम में भी है। लेकिन अगर हमको तुलनात्मक अध्ययन करना पड़ता है एज अ वोटर, कि सामने वाला बंदा कैसा है, तो पिछला जो रिकॉर्ड रहा है विधायक का, मेरे सामने जितना मैंने देखा है, वो इतना कुछ खास नहीं रहा। मुझे यदा कदा ही विधायक या पार्षद गली मोहल्ले में दिख जाते थे, लेकिन यहाँ तो हर प्रोग्राम में विधायक दिख रहा है। गणेश पूजन हो रहा है तो पंडालों पंडालों में घूम रहा है, दशहरा हो रहा है तो दशहरे के प्रोग्राम में घूम रहा है, जगह जगह भंडारे हो रहे हैं कहीं पर तो वहां पर दिखाई दे जा रहा है, किसी कार्यकर्ता का बर्थडे मनाया जा रहा है तो वहां पर विधायक दिख रहा है। तो इससे होता क्या है, परेशान इससे फायदा क्या होता है? विधायक का जनता से जुड़ाव रहता है। जनता तुरंत जो है अपनी परेशानियां विधायक के सामने रख सकती है, और विधायक काम भी करता है यकीनन। वहां पर जो है जन सुनवाई हो रही होती है, कई बच्चे जो है वो अपनी परेशानियां लेकर विधायक के पास गए हैं, उन्होंने जो है सॉल्व आउट भी की है परेशानियां, तो काम अच्छा करते हैं। और जन सुनवाई के मामले में तो पूरी बीजेपी सरकार की तारीफ करना पड़ेगी। जन सुनवाई हर एक मुख्यमंत्री ने बोला है कि हर एक विभाग में, हर एक विभाग में, चाहे सरकारी दफ्तर हो, चाहे कई विधायक भी फॉलो कर रहा है इसको, मंगलवार को एक एक सुबह सुबह जो है वो जन सुनवाई होगी। जन सुनवाई में लोग आएंगे, आपको लोगों से बात करना है, लोगों की समस्याओं का निपटान करना है, कंपलसरी है। तो कलेक्ट्रेट में तक जो है मंगलवार को जन सुनवाई होती है। आपको जो भी परेशानी हो वहां पर जाके बोल सकते हो, डायरेक्ट कलेक्टर के सामने अर्जी लगेगी आपकी, है ना? तो हर विभाग में ऐसा जन सुनवाई का रखा हुआ है। खैर, वंशवाद की चुनौती पे वापस आते हैं, तो नेता जो है वो अपने, चूंकि अधिकांश दल अपना कामकाज पारदर्शी तरीके से नहीं करते, इसलिए सामान्य कार्यकर्ता के नेता बनने और ऊपर आने की गुंजाइश काफी कम होती है। जो लोग नेता होते हैं वे अनुचित लाभ लेते हुए अपने नजदीकी लोगों को और यहाँ तक कि अपने परिवार के ही लोगों को आगे बढ़ाते हैं। अनेक दलों में शीर्ष पद पर हमेशा एक ही परिवार के लोग आते हैं, यह दल के अन्य सदस्यों के साथ अन्याय है। यह बात लोकतंत्र के लिए भी अच्छी नहीं है, क्योंकि इससे अनुभवहीन और बिना जनाधार वाले लोग ताकत वाले पदों पर पहुंच जाते हैं। ये प्रवृत्ति कुछ प्राचीन लोकतांत्रिक देशों सहित कमोवेश पूरी दुनिया में दिखाई देती है। जाहिर सी बात है, अगर नेता का बेटा अगर काबिल है तो उसमें मेरे ख्याल से कोई बुराई नहीं होना चाहिए। अगर काबिल नहीं है और जबरदस्ती थोपा जा रहा है, जैसे मुझे ऐसा लगता है, मेरा पर्सनल ओपिनियन ऐसा है कि राहुल गांधी के केस में ऐसा हो रहा है। उनको जो है ऐसा लग रहा है कि जबरदस्ती थोपा जा रहा है। अगर उनमें उनकी दूसरी क्वालिटी हो सकती है, वो दूसरे काम में हो सकता है वो बहुत अच्छा कर सकते हैं, अगर यहाँ अच्छा नहीं कर पा रहे तो जबरदस्ती थोपने की क्या जरूरत है ना? तो नेपोटिज्म जो है, अगर दूसरे लोग हैं कांग्रेस में आगे आ सकते हैं, बहुत अच्छे अच्छे नेता हैं, शशि थरूर जैसे नेता है, जयशंकर रमेश जैसे नेता है, जयराम रमेश, सॉरी, जयराम रमेश जैसे नेता हैं, बहुत अच्छे नेता है जो पीछे रह गए हैं कहीं ना कहीं। मल्लिकार्जुन खड़गे भी बहुत अच्छे नेता हैं, लेकिन जिनकी छवि, हालांकि मेरे को ज्यादा तो नॉलेज नहीं है, लेकिन जितना टीवी पर उनको बोलते सुना है, देखा है, उसके हिसाब से लगता है। संजय निरुपम है एक महाराष्ट्र के, उनको बहुत पीछे किया जाता है, अंडरलाइन किया जाता है, लेकिन बहुत पब्लिकली दिखते हैं, वो बहुत ज्यादा मीडिया में दिख रहे होते हैं। मुझे नहीं मालूम प्रैक्टिकली वो कहाँ पर कैसा काम कर रहे हैं, लेकिन आगे बढ़ाना चाहिए ना अगर नेता है तो, है ना? जबरदस्ती नहीं थोपना चाहिए। एक दलीय देश, क्या लिखा हुआ है? उच्चतम न्यायालय, निचला सदन, उचला सदन, राष्ट्रपति, दोस्त और दुश्मन। दोस्त और दुश्मन जो है उसकी वीडियोग्राफी कर रहे हैं, और बाकी व्यवसायी अमेरिका, व्यवसायी अमेरिका। और एक दलीय देश में एक बंदे के पास उसको सुअर दिखाया गया है चित्र में, जो कि ऐसा कर रहा है, कितना बुरी बात। सुअर दिखाया गया है और बाकी सुअर के जेब में हाथी बैठे हुए हैं, देखो उसका मतलब क्या हुआ है? सुअर कितना कैसा जीव है, निचला जीव दिखाया हुआ है, और उसकी जेब में हाथी बैठे हुए हैं, मतलब हाथी की ताकत हाथी नहीं पहचान रहे, ये दिखाया हुआ है। हाथी चाहे तो सुअर को एक झटके में एक पैर दबा के खत्म कर सकते हैं, लेकिन नहीं पहचान रहे, उसकी जेब में बैठे रहना चाहते हैं। सही है, बहुत अच्छा कार्टून। तीसरी चुनौती दलों में, खासकर चुनाव के समय, पैसा और अपराधी तत्वों की बढ़ती घुसपैठ की है। क्योंकि पार्टियां की सारी चिंता चुनाव जीतने की होती है, अतः इनके लिए भी कोई जायज या नाजायज तरीका अपनाने से वे परहेज नहीं करती। वैसे ही उम्मीदवार तारती हैं जिसके पास काफी पैसा हो या जो पैसे जुटा सके। किसी पार्टी को ज्यादा धन देने वाली कंपनी और अमीर लोग उस पार्टी की नीतियों और फैसले को भी प्रभावित करते हैं। कई बार पार्टियां चुनाव जीत सकने वाले अपराधियों का समर्थन करती है या उनकी मदद लेती हैं। दुनिया भर के लोकतंत्र के समर्थक लोकतांत्रिक राजनीति में अमीर लोग और बड़ी कंपनियों की बढ़ती भूमिका को लेकर
चिंतित हैं। दो बातें बोल रहे हैं एक तो पैसे वाली बात, अमीर लोग ज्यादा होते हैं, और दूसरी बात आपराधिक लोगों को देते हैं, आपराधिक लोगों को ये सीटें देते हैं। तो ये तो वाकई देखा देखा जाता है। आप देखोगे पार्टी को जीतना है तो उनको क्या करते हैं, कई बार कई जगह पर जो है गुंडों को हायर कर लेते हैं। गुंडों से जो है वो डरा धमका कर जो है लोगों को रखते हैं, और उनको अच्छा जैसे मान लीजिए पंचायत का चुनाव हो रहा है, तो पार्टी का एक गुंडा, जो गांव का गुंडा है ना मेन, उसको खड़ा कर देंगे। और अगर वो नहीं जीतेगा तो हुड़दंग करेगा, लोगों को परेशान करेगा। तो लोग बाग डर के मारे उसी को वोट दे देते हैं। आप वो वोट जीत जाता है तो बहुत ज्यादा दिक्कत कर, ऐसा ही अमीर लोगों को तो बहुत सारे विधायक जो है पैसे देते हैं, बहुत सारे डोनेशन देते हैं पार्टी को, उसके कारण से इनको टिकट मिलता है। कई लोगों को पैसे देने के बाद भी टिकट नहीं मिलता, तो वो परेशान होते हैं। फिर चुनाव के बाद जो है उनको दावा किया जाता है कि भाई साहब चलो ठीक है, बाद में हम आपका देख लेंगे, कुछ ना कुछ फायदा करवा देंगे बिजनेस में या फिर कहीं पर। तो ये बड़ी परेशानी है पार्टी में, पैसा फंड जुटाने के लिए बहुत ज्यादा। मैंने कई सारे जो है वो वीडियो देखे हैं जहाँ पर बड़े बड़े नेता जो है वो पैसे मांगते हुए दिखाई दे रहे हैं। बहुत सारे लोग, बहुत सारी जगह पर होता है ऐसा। पैसों की बहुत सारी दिक्कत है, और अपराधियों की भी बहुत दिक्कत है, डरा धमका कर जो है वो लोगों से वोट वसूलने। चौथी चुनौती पार्टियों के बीच विकल्पहीनता की स्थिति है। सार्थक विकल्प का मतलब होता है विभिन्न पार्टियों की नीति और कार्यक्रमों में महत्वपूर्ण अंतर हो। हाल के वर्षों में दलों के बीच वैचारिक अंतर कम होता गया है, और यह प्रवृत्ति दुनिया भर में दिखती है। जैसे ब्रिटेन की लेबर पार्टी और कंजर्वेटिव पार्टी के बीच अब बड़ा कम अंतर रह गया है। दोनों दल बुनियादी मसलों पर सहमत हैं, और उनके बीच अंतर बस ब्यूरो का रह गया है कि नीतियां कैसे बनाई जाए, उन्हें कैसे लागू किया जाए। अपने देश में भी सभी बड़ी पार्टियों के बीच आर्थिक मसलों पर बड़ा कम अंतर रह गया है। जो लोग इससे अलग नीतियां चाहते हैं उनके लिए कोई विकल्प उपलब्ध नहीं है। कई बार लोगों के पास एकदम नया नेता चुनने का विकल्प भी नहीं होता, क्योंकि वह थोड़े से नेता हर दल में आते जाते रहते हैं। वही थोड़े से नेता हर दल में आते जाते रहते हैं। तो ब्रिटेन का उदाहरण लिया हुआ है, बोल रहे हैं नीतियों में बहुत बदलाव था, एक बंदा चाह रहा था ये हो, एक बंदा वो चाह रहा था। जैसे जैसे समय बीतता गया ना, तो वो मुद्दे, जो गरीबी का मुद्दा था, बेरोजगारी का मुद्दा था, वो दूर होते गए, डेवलपमेंट होता गया। तो अब जो है दोनों पार्टियों की नीतियों के तरीके एक जैसे हो जाते हैं, ज्यादा अंतर दिखता नहीं है, तो लोगों के पास ऑप्शन नहीं है। अब अपने देश में भी यही बात है कि धीरे धीरे पैसों के मामले में सभी पार्टियां लगभग चंदा जो है वो, हालांकि लिखा जरूर है इन्होंने, बीजेपी को बहुत ज्यादा चंदा मिलता है कांग्रेस की तुलना में, बहुत अति। अब ये बोल सकते हैं कांग्रेस ने छुपा लिया, लेकिन जो आंकड़े सामने आते हैं उसमें बीजेपी को बहुत कई गुना ज्यादा चंदा मिलता है, और वैसे भी हर सत्ताधारी पार्टी को मिलता ही है। इसके पहले अगर कांग्रेस का शासन था तो कांग्रेस को चंदा ज्यादा मिलता था। खैर, बोलना ये चाह रहे हैं इस टॉपिक में, ये वाले टॉपिक में, कि अगर एक पब्लिक के पास अगर कोई नया विकल्प आता भी है तो वो या तो इस पार्टी में चला जाता है या इस पार्टी में चला जाता है ना, होता ही है ऐसा। जैसे मान लीजिए आम आदमी पार्टी को चुनाव के लिए जो है हमने वोट किया, अब आम आदमी पार्टी जो है वो अटक गई, उसको 100 सीट चाहिए थी जीतने के लिए, उसके पास केवल 60-70 ही आई। तो वो सरकार बनाने के लिए जुगाड़ तुगाड़ करेगी ना, हो सकता है कांग्रेस या बीजेपी के साथ हो जाए, होना पड़ेगा। जब होना पड़ेगा तो हमारा फिर ऑप्शन मतलब क्या हुआ, हमको अलग सिलेक्ट करने का, उसने पार्टी में तो ज्वाइन कर ही लिया। चंदा क्यों देते हैं? चंदा पार्टी को चलाने के लिए चंदे की जरूरत होती है ना। पार्टी को अगर चलाना है, चुनाव लड़ना है, तो लोगों को पैसों भी देना पड़ेंगे, कार्यक्रम करना पड़ेंगे, गाड़ियां घुमाना पड़ेगी, पैम्पलेट बांटना पड़ेंगे, बहुत सारे स्टिकर, ये वो, कार्यकर्ताओं को पैसे देना पड़ेंगे ताकि कार्यकर्ता ज्यादा अच्छे से काम करे, तो उन सब के लिए खर्चा हो जाता है। और वो खर्चा जो है इकट्ठा कहाँ से आएगा? चंदे के थ्रू। तो ये विधायकों से जो है वो चंदा लेते हैं, आम नागरिकों से चंदा लेते हैं। अरे भाई साहब, मैंने तो अपने एरिया में वसूली करते हुए देखा है अपने एक विधायक ही बोल सकते हैं, विधायक के एक नेता से। अब वो टीवी पे या फिर सामने नहीं आएगी बात, लेकिन व्यापारी को हड़काते हुए सुना हुआ है, सर जी चंदा नहीं आया इस साल का। तो कोई बड़ा व्यापारी था, उसको जो है एक विधायक, अपने यहाँ के नहीं थे जहाँ तक विधायक, वो कहीं और के विधायक थे जहाँ तक मुझे मालूम है, हो भी सकते हैं, ऐसा कोई वो नहीं है। तो वो जो है हड़का रहे थे कि चंदा चाहिए, व्यापारी को धमका रहे थे। तो वो बहुत सारे लोगों से जो है वो चंदा वसूली करते हैं। आप तो पहले ही धन कुबेर हैं, फिर चुनाव क्यों लड़ना चाहते हैं? 50 करोड़। एक्चुअली हर जब भी हम कोई विधायक पर्चा दाखिल करता है, जैसे उसको चुनाव लड़ना है,
चुनाव आयोग ने जैसे ही घोषणा करी, जैसे अभी यूपी में चुनाव घोषणा कर दी कि इतनी तारीख से चुनाव होंगे, तो अब जो है वो पर्चे की डेट बोलेंगे कि आप कैंडिडेट जो है, उम्मीदवार जो है वो पर्चा दाखिल कीजिए। पर्चा मतलब फॉर्म दाखिल करिए कि आप उम्मीदवारी का दावा कीजिए कि आप जो है वो लड़ रहे होंगे चुनाव। तो उसमें जो है पूरी डिटेल लिखना होती है, कितनी संपत्ति है आपकी, कहाँ कहाँ कितने रुपए है, क्या है। तो पूरी की पूरी जानकारी सार्वजनिक की जाती है उस विधायक या सांसद की, पूरी जानकारी। आपके पास कितनी संपत्ति है, आपकी वाइफ के पास कितनी संपत्ति है, कितनी चल संपत्ति है, कितनी अचल संपत्ति है, खेती बाड़ी कितनी है, सब कुछ दर्शाना होता है। तो वही उसी को व्यंग करते हुए कार्टून बनाया हुआ है। नेताजी कोई लेडी है, वो पर्चा दाखिल कर रही है, उसमें लिखा हुआ है 50 करोड़। उनकी जो वो है आमदनी, उनकी जो संपत्ति है वो 50 करोड़ की है। अरे आप तो पहले से धन को हुए रहे, फिर चुनाव चुनाव क्यों लड़ना चाह रहे हो? चुनाव धन को करने के लिए लड़ते हैं क्या? क्या इसका मतलब यह है कि लोकतंत्र में लोग सिर्फ पैसे बनाने के लिए चुनाव लड़ते हैं? पर क्या यह सही नहीं कि बहुत से राजनेता जनता की भलाई के लिए प्रतिबद्ध है? उद्दंड बालक काफी सही बोल रहा है इस बार। कई राजनेता पैसे कमाने के लिए ही चुनाव लड़ रहे थे। इसका मतलब ये नहीं कि सभी राजनेता वैसे होते हैं। बहुत सारे जो है वो जनसेवा के लिए भी काम कर रहे होते हैं, है ना। जैसे उदाहरण के लिए माननीय प्रधानमंत्री की बात कर लेते हैं। अभी प्रधानमंत्री का अगर वो आप देखोगे, उनके घर परिवार से कोई नेता में नहीं है। आप देखोगे कोई घर परिवार से कोई नेतागिरी में नहीं है। उसके बाद भी क्या लगता है, पीएम पैसे खाते होंगे क्या? खाते हैं। खाते हैं नहीं बोल सकता, हो सकता है यूट्यूब पे डालूंगा, खाते होंगे। क्यों? क्योंकि कई बार पार्टी फंड के लिए ऐसा करना पड़ता है। बड़े बड़े बिजनेसमैन को कुछ फायदा देना पड़ता है, कुछ फायदा लेना पड़ता है, ताकि पार्टी का फंड, उनका खुद का तो कुछ है नहीं कि खुद के लिए रखेंगे, और थोड़ा बहुत रखेंगे जो कि हमारे भविष्य के लिए, उनकी पेमेंट ही उतना काफी हो जाएगी कि भविष्य उनका तय हो जाएगा। लेकिन पार्टी चलाने के लिए उन्हें ऐसा मजबूरी में करना होता है। सेम केस विद गांधी परिवार। गांधी परिवार के पास खूब पैसा है, उनके पूर्वज छोड़ के गए हैं उतना। उनको जो है वो पार्टी चलाने के लिए जो है वो करना ही पड़ता है थोड़ा बहुत तो, है ना। ऐसा है वाकई में। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो जन कल्याण के काम नहीं कर रहे। वो कर रहे हैं। वो कर रहे हैं। उसके बाद दलों को कैसे सुधारा जा सकता है, इसमें से कुछ हटा नहीं है क्या? पूरा का पूरा है। नहीं भाई ऐसे। चलो बढ़िया है। राजनीतिक दलों को सुधारा कैसे जा सकता है? विधायकों और सांसदों को दल बदल रोकने के लिए संविधान में संशोधन किया गया। एक कानून है दल बदल कानून। ये बाद में लाया गया है। दल बदल, विधायिका के किसी दल विशेष से निर्वाचित होने पर प्रतिनिधि उसी का दल छोड़कर किसी अन्य दल में चले जाना, इसको बोलते हैं दल बदल। मतलब जैसे अपने यहाँ हुआ था, कांग्रेस जीती, उनको बहुमत मिल गया। अब ज्योतिरादित्य सिंधिया जो है वो विधायकों में फूट डाल दी, और विधायकों ने जो है वो कांग्रेस छोड़ दी। जीतने के बाद छोड़ दी, सरकार गिर गई, बीजेपी की सरकार आ गई। इसको बोलेंगे दल बदलना, है ना। इसको रोकने के लिए एक दल बदल कानून भी लाया गया है। तो अगर पहले ऐसा होता था कि जैसे कांग्रेस में तो विधायक विधायक ही रहते थे और दूसरे दल का समर्थन करने लगते थे, तो उनकी विधायकी नहीं जाती थी। लेकिन अब दल बदल कानून के तहत उनको पार्टी से निकाल दिया जाता है, और उनकी विधायकशिप भी चली जाती है। मतलब उनको विधायक पद से इस्तीफा देना होता है, उन सीटों पर फिर से चुनाव होते हैं दल बदल कानून आ जाने के बाद, है ना। तो विधायक और सांसदों के दल बदल करने से रोकने के लिए संविधान में संशोधन किया गया। निर्वाचित प्रतिनिधि के मंत्री पद या पैसे के लोभ में दल बदल करने में आई तेजी को देखते हुए ऐसा किया गया था। नए कानून के अनुसार अपना दल बदल नव निर्वाचित प्रतिनिधियों के मंत्री पद जैसे या पैसे के लाभ में, तो क्या करते थे, जैसे चुनाव में एक दो सीट कम आ गई बहुमत की, तो सामने वाली पार्टी के नेता को अप्रोच करेंगे, भाई साहब ये वाला मंत्री का पद दे देंगे। अब वो वाला नेता वहां पर भाई, उधर उसमें उसकी सरकार में तो उसकी पूछ ही नहीं होने वाली थी। उसको तो वहां पर कोई पूछ नहीं वाला था, वो तो बहुत इन लोग को जो है वो एक वोट चाहिए था। तो इन्होंने उसको विधायक, सामने वाली पार्टी के विधायक को लालच दे दिया, भाई साहब मंत्री पद मिल जाएगा, 3-4 करोड़ रुपए मिल जाएंगे, आप जो है हमारी पार्टी में जाओ। तो वो अंदर लालच में चला जाता था, सरकार गिर जाती थी बहुत बार, है ना। इसके कारण से दल बदल कानून लाया। राज्यों की विधानसभा में बहुत सारे हुए, एक बार संसद में भी ऐसा ही हुआ था। नोट उठाए गए थे, नोटों की गड्डियां लहराई गई थी, देखो हमको इतने पैसे दिए गए दल बदलने के लिए। नए कानून के अनुसार अपना दल बदलने वाले सांसद या विधायक को अपनी सीट भी गंवानी होगी, मतलब वहां पर फिर से चुनाव होगा। इस कानून से दल बदल में कमी आई है, पर इससे पार्टी में विरोध का कोई स्वर उठाना और भी मुश्किल हो गया है। पार्टी नेतृत्व जो कोई फैसला करता है
सांसद व विधायकों से मानना ही होता है। कार्टून क्या बना हुआ है, कृपया ध्यान दें। इलेक्शन कमीशन, चुनाव आयोग चिल्ला रहा है, अपनी लिस्ट लिए वो खड़ा हुआ है। चुनावी अनुशासन की बात हमारे पल्ले नहीं पड़ती। चुनाव आयोग बेचारा लगा हुआ है अंटा लेके समझाने के लिए ये करो, लेकिन ये लोग नहीं मान रहे हैं। एक देखो सूटकेस बैग भरा हुआ रखा हुआ है, एक माइक से चिल्ला रहा है, एक सो रहा है, एक गाड़ी पे लाउड स्पीकर लगाया हुआ है, कुछ बलून बलून काय को बेचेगा ये राजनेता। उदाहरण है कि लालच देते कैसे भी। उच्चतम न्यायालय के ने पैसे और अपराधियों का प्रभाव कम करने के लिए एक आदेश जारी किया। इस आदेश के द्वारा चुनाव लड़ने वाले हर उम्मीदवार को अपनी संपत्ति का और अपने खिलाफ चल रहे आपराधिक मामलों का ब्यौरा एक शपथ पत्र के माध्यम से देना अनिवार्य कर दिया गया है। चुनाव लड़ोगे तो अपनी पूरी संपत्ति का ब्यौरा दोगे और आप पे कौन कौन से केस चल रहे हैं वो भी दोगे। तो आपराधिक प्रवृत्ति के जो पर्चे भर रहे होते हैं ना, वो पहले ही पता चल जाता है कि इस पर जो है भैया कत्ल का आरोप है, केस चल रहा है, फिर भी देखो पर विधायक पद के लिए शपथ, तो पूरी पब्लिक में कॉमन हो जाते हैं ये शपथ पत्र, पब्लिक हो जाती है उनकी लाइफ पूरी। इस नई व्यवस्था से लोगों को अपने उम्मीदवार के बारे में बहुत पक्की सूचनाएं उपलब्ध होने लगी, पर उम्मीदवार द्वारा दी गई सूचनाएं सही है या नहीं ये जांच करने की कोई व्यवस्था नहीं है। अभी तक हम यह बात भरोसे से नहीं कह सकते कि इस व्यवस्था के बन जाने के बाद से राजनीति पर अमीरों और अपराधियों का प्रभाव घटा है या नहीं। चुनाव आयोग ने एक आदेश के जरिए सभी दलों के लिए सांगठनिक चुनाव करना, कराना और आयकर रिटर्न भरना जरूरी बना दिया है। दलों ने ऐसा करना शुरू भी कर दिया है, पर कई बार ऐसा सिर्फ खाना पूर्ति के लिए होता है। यह बात अभी कही जा सकती है कि इससे राजनीतिक दलों में अंदरूनी लोकतंत्र मजबूत हुआ है। इसके अलावा राजनीतिक दलों में सुधार के लिए अक्सर कई कदम उठाए जाते हैं। राजनीतिक दलों के आंतरिक कामकाज को व्यवस्थित करने के लिए कानून बनाया जाना चाहिए। सभी दल अपने सदस्यों की सूची रखें, अपने संविधान का पालन करें, पार्टी में विवाद की स्थिति में एक स्वतंत्र पदाधिकारी को पंच बनाएं और सबसे बड़े पदों के लिए खुला चुनाव करवाएं। यह व्यवस्था अनिवार्य की जानी चाहिए। वाकई प्रधानमंत्री कौन बने, पार्टी के सभी लोगों को चूज करना चाहिए ना भाई, वोटिंग होना चाहिए कौन बने, तभी तो संसदीय दल केवल कैसे तय कर सकता है। राजनीतिक दल महिलाओं को एक खास न्यूनतम अनुपात में जरूरी टिकट दे। इस प्रकार दल के प्रमुख पदों पर भी औरतों के लिए आरक्षण होना चाहिए। आरक्षण औरतों के लिए ये तो गलत है यार, अगर उसमें खुलेआम वोटिंग होना चाहिए ना भाई। अगर महिला में काबिलियत है, आरक्षण देना मतलब जबरदस्ती कमजोर को भी आगे बढ़ा, मुझे तो ये नहीं लगता सही। खैर बुक में लिखा हुआ है होना चाहिए। चुनाव का खर्च सरकार उठाए। सरकार दलों को चुनाव लड़ने के लिए धन दे। यह मदद पेट्रोल, कागज, फोन वगैरह के रूप में हो सकती है, या पिछले चुनाव में मिते मतों के अनुपात में नगद पैसा दिया जा। हाँ, चुनाव आप खर्चा नहीं करोगे, जितना हम देंगे उसमें से ही खर्च करो। ये बात भी अच्छा प्लान है, बहुत अच्छा प्लान है। चुनाव आयोग पैसा देगा भाई, इतने पैसे मिले हैं, इस पैसे में से आपको खर्च करना है, बाकी एक्स्ट्रा पैसा बिल्कुल नहीं मिलेगा आपको, ना ही आपको खर्च करना है। राजनीतिक दलों ने अभी तक इन सुझावों को नहीं माना, नहीं मानेंगे ना, जाहिर सी बात है। ये कितना अच्छा कुछ सुझाव है, बहुत अच्छा सुझाव है चुनाव में फालतू की पैसे बर्बादी को रोकने के लिए, लेकिन राजनीतिक दल मानेंगे ही नहीं। क्यों मानेंगे, चुनाव जीतना उन्हें तो। अगर इन्हें मान लिया गया तो संभव है इसमें कुछ सुधार हो, लेकिन हर राजनीतिक समस्या के लिए महज कानूनी समाधान की बात करते हुए हमें सावधान रहना चाहिए। दलों को जरूरत से ज्यादा नियमों को जकड़ना नुकसानदेह भी हो सकता है। इससे सभी दल कानून से दरकिनार करने का तरीका ढूंढने लगेंगे। इसके अलावा राजनीतिक दल खुद भी ऐसा कानून पास करने पर सहमत नहीं होंगे जिसे वे पसंद नहीं करते। क्यों बोलेंगे कि हमको चुनाव में पैसे पर रोक लगाओ, कानून पास ही नहीं होने देंगे वो। लोकसभा उनके पास ही, कार्यपालिका वो खुद ही है। दो और तरीके हैं जिससे राजनीतिक दलों में सुधारा जा सकता है। पहला तरीका है राजनीतिक दलों पर लोगों को द्वारा दबाव बनाने का। यह काम चिट्ठियां लिखने, प्रचार करने और आंदोलन के जरिए किया जा सकता है। आम नागरिक दबाव समूह, आंदोलन और मीडिया के माध्यम से यह काम किया जा सकता है। अगर दलों को लगे कि सुधार न करने से उनका जनाधार गिरने लगेगा या उनकी छवि खराब होगी, तो इसे लेकर वे गंभीर होने लगेंगे। सुधार का दूसरा तरीका है सुधार की इच्छा रखने वालों का खुद राजनीतिक दलों में शामिल होना। लोकतंत्र की गुणवत्ता लोकतंत्र में लोगों की भागीदारी से तय की जाती है। अगर आम नागरिक खुद राजनीति में हिस्सा ना ले और बाहर से ही बातें करते रहे तो सुधार मुश्किल है। खराब राजनीति का समाधान है ज्यादा से ज्यादा राजनीति और बेहतर राजनीति। हम इस बात की चर्चा फिर आखिरी अध्याय में करेंगे। क्वेश्चन है, लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की विभिन्न भूमिकाओं पर चर्चा करें। भूमिकाएं क्या क्या होती है, क्या क्या एक तरह से महत्व लिखे थे ना स्टार्टिंग में। पूरे चैप्टर में बस 2 ही पॉइंट है, वैसे तो 3 पोर्शन है चैप्टर के। स्टार्टिंग में चैप्टर लिखा था राजनीतिक पार्टियां क्यों जरूरी है, राजनीतिक पार्टियां क्या क्या कर रही होती, तो ये पॉइंट आए थे। उसके बाद आए राष्ट्रीय दल और
क्षेत्रीय दल, दूसरा पोर्शन में ये आया। और तीसरे पोर्शन में आया कि राजनीतिक दलों के सामने चुनौती कैसी है, कौन कौन सी हैं, और उन चुनौतियों को दूर कैसे किया जा सकता है। बस ये 3 पोर्शन आए हैं। राजनीतिक दलों के सामने चुनौतियां क्या है, दोनों क्वेश्चन वो दोनों पोर्शन पे होगा। राजनीतिक दल अपना कामकाज बेहतर ढंग से करें, इसके लिए मजबूत बनाने के लिए कुछ सुझाव दें। तो बात के जो सुझाव हैं जो यहाँ पर आए थे, ये वाले कई सुझाव दिए जाते हैं, ये वाले ये सुझाव है ना। राजनीतिक दल का अर्थ क्या होता है, ये क्वेश्चन कॉमन है और आ भी सकता है, 2-3 मार्क का जो इसमें से आना है। किसी भी राजनीतिक दल के क्या गुण होते हैं। राजनीतिक दल के गुण क्या हो सकते हैं, जो उसके महत्व है स्टार्टिंग में वही उसके गुण होंगे। चुनाव लड़ने और सरकार में सत्ता संभालने के लिए एकजुट हुए लोगों के समूह को क्या कहते हैं। राजनीतिक दल, ये सही जोड़ी मिलाओ। इंडियन नेशनल कांग्रेस कौन सा है, यूपीए का फुल फॉर्म पूछा है। संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन। भारतीय जनता पार्टी, और कोई बोले। सो गए सब। वाम मोर्चा। भारतीय जनता पार्टी वाम मोर्चा, बहुत बढ़िया। बीजेपी एनडीए का फुल फॉर्म राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, एनडीए। एनडीए की पार्टी है ना बीजेपी, यूपीए की पार्टी है कांग्रेस मेन। कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी सीपीआईएम, ये जो है वो वाम मोर्चा कहलाता है, लेफ्टिस्ट पार्टी बोलते हैं इसको, लेफ्टिस्ट पार्टी। और तेलुगु देशम पार्टी, अब ये नई बनी है पार्टी, वो क्षेत्रीय दल है। तेलुगु देशम पार्टी वो उसकी कमलनाथ की पार्टी है क्या। कमलनाथ एक्टर है, मालूम है आपको। दशावतार मूवी देखी हो यदि तो। कमल हसन है भैया एक्टर। हाँ सॉरी, कमल हसन सॉरी सॉरी, कमलनाथ बोला मैंने। हाँ भैया। हाँ, दशावतार मूवी में कमल हसन है ना, तो कमल हसन की पार्टी का नाम क्या है। अरे अलग है रे, मक्कल निधि मय्यम, मक्कल निधि मय्यम। तेलुगु देशम पार्टी है, दूसरी है। तेलुगु देशम पार्टी इज अ रीजनल इंडियन पार्टी इन एक्टिव इन साउथर्न ईस्टर्न आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना में। एन चंद्रबाबू नायडू अभी प्रधानमंत्री जो है ना, वो इसी के हैं, तेलुगु देशम पार्टी के ही हैं। आंध्र प्रदेश थे, सॉरी थे भैया तेलुगु आपने देशम। प्रधानमंत्री बोला। आंध्र प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं, मैं पागल हो गया हूँ, कुछ भी बोल रहा हूँ, प्लीज उस पर ध्यान मत दो। जो भैया ऐसे राज्य के अभी मुख्यमंत्री। मैंने गुड इवनिंग लिखा था, आपने गुड मॉर्निंग बोला था मुझसे। गुड मॉर्निंग बोला था, सॉरी। मैं बोल रहा हूँ ना, मैं हाँ। पागल हो रहा हूँ, कुछ भी बोल रहा हूँ। एन चंद्रबाबू नायडू पहले इसके मतलब जो तेलंगाना थे ना, तेलंगाना के पहले, इसके पहले जो है वो, लेकिन तेलंगाना फिर डिवाइड हो गया था, तो ये तो आंध्र प्रदेश के हुए ना। आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर थे, सीएम। अभी दूसरे हैं। ये क्यों हंस रही है, मैं कुछ भी बोल रहा हूँ सच में। पटांग वो पता नहीं क्या है। इनमें से कौन बहुजन समाज पार्टी का संस्थापक है। बहुजन पार्टी, बहुजन जब बीएसपी, अभी तो मायावती हैं। स्टार्टिंग किसने करी थी, कांशीराम ने। कांसी। कांशीराम ने। भारतीय जनता पार्टी का मुख्य प्रेरक सिद्धांत क्या है, मुख्य प्रेरक सिद्धांत बीजेपी का। समग्र मानवतावाद। तो बीजेपी का अगर पढ़ोगे तो ये चीज मिल जाएगी, ऑब्जेक्टिव है ना। पार्टियों के बारे में, पार्टियों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर गौर करें। इनमें से सही बताना है कौन से। राजनीतिक दलों पर लोगों का ज्यादा भरोसा नहीं है, हाँ सही है। दलों में अक्सर बड़े नेताओं के घोटालों की गूंज सुनाई देती है, ये भी सही है। सरकार चलाने के लिए पार्टियों का होना जरूरी नहीं है, ये वाला पार्टियों का होना जरूरी नहीं है। यार इसका आंसर तो सही भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है।
वैसे बिना पार्टियों की सरकार कैसे चलेगी? सरकार बन ही नहीं पाएगी। कितने कितने लोगों को इकट्ठा करोगे सीएम, सब सीएम बनने के लिए ना? अगर इसका मतलब ये हो जाएगा, इसका मतलब ये हो जाएगा कि सभी जो है वो जो स्वतंत्र उम्मीदवार होंगे, स्वतंत्र उम्मीदवार होंगे तो वहाँ वोटिंग हो ही नहीं पाएगी, एक एक मत हो ही नहीं पाएंगे वो लोग, क्योंकि सबको सीएम बनना होगा। तो पार्टी जरूरी है। और बात सही है। तीसरा गलत है। ये तो बड़ा सा क्वेश्चन है, ऐसा आ नहीं सकता। चलो एक बार फिर से ज्वाइन करो, अगला चैप्टर देखते हैं। एक बार फिर से ज्वाइन करो।